नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है अल्मोड़ा से, जहां पर वो मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्थानीय लोगों से सीएम ने चाय पर की चर्चा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान और अभियान का सीएम धामी ने फीडबैक लिया है और लोगों ने भी इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की है और दिल्ली से आए पर्यटकों से भी उनका अनुभव जाना है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की, चाय पर चर्चा की। मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत की है, एक तरह से चाय पर चर्चा भी की है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। और ऐसे में जन जन की सरकार और जन जन के द्वार अभियान पर उन्होंने बातचीत की है और इस अभियान को लेकर सीएम धामी ने लोगों से फीडबैक लिया है। रानीखेत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को सैर सपाटे पर निकले और साथ ही मिश्रित वन से घिरी माल रोड से वो गांधी चौक तक पहुंचे। प्रदूषण से बेजार राष्ट्रीय राजधानी में शुद्ध आबोहवा के आनंद लेने वाले पर्यटक भी मौके पर पहुंच रहे हैं और सैलानियों से भी उन्होंने बातचीत की है। पर्यटकों ने पहाड़ को शुद्ध पर्यावरण भंडार बताया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में आपका स्वागत है। वहां पर मौजूदा वरिष्ठ व्यवसायियों के साथ बाजार के कारोबार, पर्यटन व्यवसाय और कई बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। और इसके साथ ही रानीखेत में पर्यटन जो आए हैं उनकी गतिविधियों को बढ़ावा को लेकर उन्होंने बातचीत की, स्थानीय लोगों से कुशलता पूछी और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ी सुरक्षा को लेकर भी बातचीत की। कुमाऊं लॉन्ज में पहुंचने के बाद से सीएम का अग्निवीर सैनिकों से संवाद कार्यक्रम भी प्रस्तावित रहा। ऐसे में मॉर्निंग वॉक पर निकले पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत की, चाय पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने अभियान को लेकर भी लोगों से फीडबैक लिया और वहीं पर्यटकों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की, आबोहवा के बारे में जानकारी ली। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का यहाँ अवसर मिलेगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में फिट रहने का जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी, वहीं उनको अनेक प्रकार के संस्कार, अनुशासन, खेल भावना इसके माध्यम से मिलेगी। और हमारी सरकार राज्य में खेल प्रतिभाओं को और खेलों के विकास के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार बढ़ा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया और जिले में खिलाड़ियों के लिए कई घोषणाएं भी की। सीएम धामी ने इस अवसर पर कहा कि सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लिए प्रदेश में खेलों के ढांचागत विकास में जुटी हुई है। खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रदेश में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने अल्मोड़ा में हेमवती नंद बहुगुणा स्टेडियम में छात्रावास निर्माण और साथ ही सीजीआई मैदान में हॉकी और फुटबॉल के लिए निर्माण, बैडमिंटन और हैंडबॉल कोर्ट के निर्माण किए जाने को स्टेडियम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर तैयार किए जाने की घोषणा भी की है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा नगर निगम क्षेत्र के हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी 200 सोलर लाइट उपलब्ध कराने की भी बात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। प्रदेश में नई खेल नीति बनाई गई है। पदक विजेताओं को आउट ऑफ टर्म नौकरी का प्रावधान भी किया गया है। राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटा पुनः प्रारंभ कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी योजना के माध्यम से खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान
कर खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल एकेडमी की स्थापना की जाएगी और इन एकेडमियों में 920 विश्व स्तरीय एथलीटों और लगभग 1000 अन्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय और साथ ही लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेजों की स्थापना से प्रदेश के खेलों में क्षेत्र के राष्ट्रीय पहचान दिलाने के दिशा में मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमने प्रदेश के अंदर नई खेल नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारी सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, हम उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित करने का काम भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान दोनों ही मिल सके। भाइयों बहनों, पहाड़ों की रानी मसूरी एक बार फिर से रंग बिरंगे उत्साह के लिए पूरी तरह से तैयार है। विश्वविख्यात विंटरलैंड कार्निवाल का शुभारंभ इस साल 24 दिसंबर 2025 से होगा और इस बार का कार्निवल कई मायनों में बेहद ही खास रहेगा, क्योंकि इसे उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती और इंद्रमणि की 100वीं जयंती को समर्पित किया जाएगा। कार्निवाल की तैयारियों को लेकर एसडीएम मसूरी राहुल आनंद और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का ब्रोशर उसको लॉन्च किया और 7 दिनों तक चलने वाले इस भव्य आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया। आयोजकों ने बताया कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को ध्यान में रखते हुए मसूरी के 5 प्रमुख स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बिल्कुल, हमारी परसों तारीख से जो हमारा सबसे अवेटेड इवेंट है मसूरी का, मसूरी विंटरलैंड कार्निवल, उसका आगाज होगा और ये 24 से 29 लगभग 6 दिन के लिए हमारी चलेगी। तो उसकी लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। सजावट का कार्य बिल्कुल तेजी से चल रहा है, लगभग सजावट हो भी गई है और बाकी जो अंतिम रूपरेखा है उसको कोशिश की जा रही है। ब्रोशर्स हमने रिलीज कर दिए हैं, आर्टिस्ट हमारे फाइनल हो गए हैं और जैसा कि हमेशा की भांति मुख्य जो वेन्यू होगा वो हमारा नगर पालिका टाउन हॉल होगा और इसके उपरांत इसके अलावा जो होगा हमारे शहीद स्थल, गांधी चौक, लैंडौर, कंपनी गार्डन और गढ़वाल टेरेस, जो हमारी ये 4-5 जगह हैं, वहाँ पे भी लगातार प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहेंगे ताकि पूरे शहर में एक एहसास हो कि कार्निवल हो रहा है और पूरा शहर इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने रुद्रपुर क्षेत्र में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और घटना की कड़ी निंदा की और इस दौरान दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। प्रदर्शन वो बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार चिंता का विषय है और इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करती है। उन्होंने भारत सरकार से भी इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है और इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में हत्या की निंदा करते हुए न्याय की मांग की है। विगत 2-3 दिन पहले बांग्लादेश में जो विभत्स घटना हुई है, दीपू चंद्र दास 25 वर्षीय एक युवा को पेड़ के साथ बांध करके उसको जिंदा जला दिया है। इससे विभत्स घटना हो ही नहीं सकती है। उसके खिलाफ हम लोग यूनुस सरकार के खिलाफ, बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आज मोहम्मद यूनुस का ये पुतला फूके हैं सारे लोग मिलकर के और हम लोगों में गहरा रोष है। अब हम निवेदन करते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी से कि वो भारत सरकार बांग्लादेश पर हस्तक्षेप करे और इसका निर्णय ले, जिससे कि आगे ऐसी घटना ना हो। इससे पूर्व में भी घटना हुई है
जिसका जो है समय समय पर इसका विरोध किया गया, लगातार ये लोग थम नहीं रहे हैं। बहुत दुखद घटना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहा और लगातार ये अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और ये अत्याचार रुकना चाहिए। मोहम्मद यूनुस सरकार जो है कि कहते हैं शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, कैसे शांति नोबेल पुरस्कार मिला है कि हिंदुओं का दमन करके वहाँ अल्पसंख्यक आज भी खतरे में है बांग्लादेश में। और भारत सरकार के मोदी सरकार को समझना पड़ेगा, जो 56 इंच की सीना कहते हैं, इंदिरा गांधी की तरह अपनी ताकत दिखाए। जिस तरह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाए थे, उसी तरह बंगाल के बांग्लादेश के टुकड़े करके एक बंग, आजाद बंग को उसका निर्माण करना चाहिए भारत को। अगर प्रधानमंत्री अगर हमारे 56 इंच की सीना है उनके अंदर, तो वो ताकत दिखाए इंदिरा गांधी की तरह। जैसे इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े करे थे, ये बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए अलग से देश बनाए और उनको वहाँ का अधिकार दे और हिंदुओं का शोषण बंद करे, अगर हिंदूवादी सरकार है तो। तो वहीं आगामी विंटर कार्निवाल, नैनीताल महोत्सव और क्रिसमस और नए साल के अवसर पर लाखों पर्यटकों के नैनीताल पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अभी से तैयारियां पूरी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। सरोवर नगरी नैनीताल पूरी तरह से सज चुकी है और पर्यटकों की लगातार बढ़त भी देखने को मिल रही है और ऐसे में शहर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसको लेकर नैनीताल पुलिस यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और सही तरीके से करवाने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। क्रिसमस और नए साल के मौके पर नैनीताल में पर्यटकों से नैनीताल पूरी तरह से गुलजार हो रहा है और इस अवसर पर देश और विदेश से सैलानी यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसे में पुलिस प्रशासन लगातार विशेष यातायात व्यवस्थाओं की तैयारियां तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन ने होटल एसोसिएशन से बेहतर व्यवस्था बनाए रखने और रेट लिस्ट को तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी का कहना है कि पुलिस सभी अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन बैठक कर चुकी है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि अतिथि भावना के साथ नैनीताल में पर्यटकों का स्वागत है और इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। बता दें कि त्योहारों को लेकर, नए साल को लेकर, क्रिसमस को लेकर तैयारियां पूरी चरम पर है और ऐसे में पर्यटकों का लगातार यहां पर पहुंचना जारी है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। नैनीताल प्रशासन ने बड़ा प्लान बना लिया है और अधिकारियों के साथ यहां पर लगातार बैठकें हो रही है। 26 दिसंबर तक विंटर का कार्निवाल शुरू होने वाला है और ऐसे में लगातार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है क्योंकि पर्यटकों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसे में धामी सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है क्योंकि बर्फ जो है वो पूरी तरह से, पहाड़ी जो है वो बर्फ से ढक चुकी है। ऐसे में पर्यटकों को लगातार यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यातायात को लेकर भी सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही अलर्ट मोड पर है। क्रिसमस ईव पर और जो नव वर्ष के स्वागत के उत्सुक सैलानी हैं, उनसे ये अपील है कि वो सुरक्षित यात्रा करेंगे। होटेलियर से उनकी रेट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए और जो अतिथि परंपरा की अच्छी जो हमारी ट्रेडिशन है उसको सस्टेन करने के लिए अपील की गई है। पुलिस प्रशासन पार्किंग, सुरक्षित यातायात के लिए सारे चौकस प्रबंध कर रहा है। 22 दिसंबर से 7 जनवरी तक हमारा ईयर एंड, न्यू ईयर, क्रिसमस, कार्निवल और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का सीज़न है। इसके तहत जो है हमने हाल ही में बहुउद्देशीय बैठक लिया है। हमने वहाँ पर सभी विभागों का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बैठक लिया है। हम जो है सारे विभागों का सर्वदलीय बैठक लिए हैं हमने और इस बैठक में पुलिस विभाग का जो यातायात प्लान है उसको साझा किया गया। यातायात प्लान में जो अलग अलग विभागों को आवश्यक जो काम या जो कोऑपरेशन चाहिए हमको, उन सभी चीज़ों को साझा किया गया। सुगम यातायात और सुगम जो है टूरिज़्म, पर्यटन को हम मुहैया करा सकें। इन सब के बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नैनीताल मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है, लाखों के हिसाब से जब सैलानी आएंगे स्वाभाविक है कि ट्रैफिक जैम रहेगा, ट्रैफिक कंजेशन रहेगा। हमने स्पेशल यातायात प्लान हमने बनाया है जो इस प्रकार का भारी वाहनों के लिए तो नो एंट्री का प्रावधान। तो ऐसे में उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी ना होने से सूखी ठंड खूब परेशान कर रही है लोगों को। उधर आने वाले 2 दिनों में प्रदेश भर में रात में सर्दी होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री तक की कमी देखने को मिलेगी, जबकि मैदानी इलाकों में सप्ताह भर में कई बार कोहरा छाने से ठंड लोगों को परेशान करेगी। क्रिसमस और नए साल से पहले उत्तराखंड में बदलते मौसम ने ठंड बढ़ा दी है। मैदानी इलाकों में छाए कोहरे ने अचानक से ही ठंड बढ़ा दी थी और सामान्य
तापमान में 9 डिग्री तक की गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि रविवार को कोहरा छटा तो तापमान सामान्य के पास पहुंच गया और सूखी ठंड से राहत मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सर्द हवाएं उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में पहुंची, जिसके चलते कोहरा मात्र में शीत दिवस जैसी स्थिति बन गई है। हालांकि 23 से 26 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम जो है वो शुष्क रहेगा और 27 दिसंबर को प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार भी है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में कोहरा परेशानी बढ़ाएगा और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सोमवार को हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उधर पर्वतीय क्षेत्र जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और नगर निगम की ओर से शहर में अलाव की संख्या भी बढ़ा दी गई है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने शहर में रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया और कई जगह जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण किया और ऐसे में बर्फबारी को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है और अलाव की व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरसलीन जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि हरिद्वार की अगर मैं बात करूं, पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो मौसम की क्या कुछ अपडेट है मुरसलीन? जी अनीता, मैं आपको बता देना चाहूंगा, मौसम ने फिर एक बार करवट ली है और करवट के दौरान आप देख सकते हैं जो कोहरा है, कोहरे की चादर यहाँ पर बिछती नजर आ रही है। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोग कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में डूबके हुए नजर आ रहे हैं। स्कूली बच्चों को काफी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। जगह जगह पर अलाव जलाकर लोग अपने तापते नजर आ रहे हैं। जो काफी जो हमारी बात ग्रामीणों से हुई तो ग्रामीणों ने साफ तौर से बताया कि पिछले 10 वर्षों के बाद इतनी ठंड यहाँ पर देखने को मिली है। जी तो अगर मैं स्कूली बच्चों की बात करूं तो क्या स्कूलों की टाइमिंग में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं? जी अगर स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनमें थोड़ा टाइमिंग का यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आया है, लेकिन काफी समस्या यहाँ पर बच्चों को करनी पड़ रही है। आप साफ तौर से तस्वीरों देख सकते हैं, जो NH-73 है वहाँ पर भी जो गाड़ी की रफ्तार यहाँ पर धीमी नजर आ रही है और बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ नजर आ रहा है। जी तो अब अगर मैं वहाँ पे बात करूँ कि प्रशासन की तरफ से क्या अलाव को लेकर व्यवस्था की गई है? लगातार नगर पंचायत के द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा लगातार वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करा दी गई है। जगह जगह पर वहाँ पर लकड़ी डाल दी गई है और वहाँ पर जलाकर यहाँ पर लोग तापते नजर आ रहे हैं। आप साफ तौर से तस्वीरों देख सकते हैं, जो लोग बाग है वो कहीं ना कहीं घरों में डूब के नजर आ रहे हैं। बाहर भी निकलने पर मजबूर है। और साफ तौर से जो ग्रामीण है, ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीण का साफ तौर से कहना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो मजदूर लोग हैं तो अपनी मजदूरी पे भी नहीं जा पा रहे हैं, जिसमें काफी समस्या का सामना यहाँ पर मजदूर लोगों को भी करना पड़ रहा है। जी तो ऐसे में मुरसलीन, पर्यटक जो हैं वो लगातार बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उनका क्या कुछ कहना है? जी अगर पर्यटक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक है अपना पहाड़ का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फबारी का यहाँ पर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि बर्फबारी काफी दिनों के बाद हमने बर्फबारी यहाँ पर पड़ती देखे है, तो काफी यहाँ पर पर्यटक जो है खुश नजर आ रहे हैं। जी तो आने वाले समय में क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि मौसम कब तक यहाँ पर सही रहेगा? मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने साफ तौर से चेतावनी रखी है कि पिछले 24-25 में यहाँ पर हल्की बारिश यहाँ पर मैदानी में देखने को मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी यहाँ पर काफी मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया मुरसलीन। बता दें कि मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और कई जगहों पर बर्फबारी की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पहाड़ों पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। 2-3 दिनों में रात को भी सर्द होगी रात भी, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी कोहरे छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। हरिद्वार के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती ने जब हद पार कर दी तो जनप्रतिनिधि खुद मोर्चे पर उतर आए। लगातार सुबह की जा रही बिजली कटौती से परेशान आम लोगों की आवाज बनते हुए झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने पहले विभागीय अफसरों को साफ शब्दों में चेताया था कि यदि कटौती नहीं रुकी तो सख्त कदम उठाए जाएंगे, लेकिन चेतावनी को हल्के में लिया गया। मंगलवार की सुबह विधायक अपने समर्थकों के साथ सीधे बिजली
विभाग के अधिकारियों के आवास पर पहुंचे और वहां की बिजली सप्लाई काट दी। विधायक का साफ संदेश था कि जब जनता अंधेरे में दिन की शुरुआत करने को मजबूर है तो लापरवाही बरतने वाले अफसरों को भी उसी हालात का सामना करना चाहिए और इस अचानक हुए एक्शन से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं क्षेत्र में इस घटना की चर्चा भी तेज हो गई है। जनता ने विधायक के इस कदम को साहसी बताते हुए समर्थन जताते हुए कहा कि पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी परेशानियों को इस स्तर पर उठाया है और अब सवाल ये है कि क्या इस सख्त कार्रवाई के बाद अघोषित बिजली कटौती पर ब्रेक लगेगा या फिर विभाग की लापरवाही आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल विधायक का ये एक्शन पूरे क्षेत्र में बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, हम लोग लगभग 15-20 दिन पहले एससी महोदय से मिलने के लिए आए थे और हमने कहा था कि सुबह सुबह जो बिजली की रोस्टिंग आप करते हो, सुबह सुबह बिजली का आप काट देते हो और उस बिजली काटने के परिप्रेक्ष्य में बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को तैयारी करनी है या लोगों को गर्म पानी चाहिए या लोगों को सुबह की सुविधाएं चाहिए। हमने कहा था कि भाई आप अगर चलो भाई बिजली की कोई किल्लत है, हम भी समझते हैं, तो आप बिजली दोपहर में थोड़ी बहुत देर के लिए काट लीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट ने 2-3 दिन 4 दिन के लिए तो बिजली हमारे कहने से ठीक की, उसके बाद फिर स्थिति जस की तस कर दी। और कल तो हमारे क्षेत्र में, मैं खाली झबरेड़ा की बात नहीं करूँगा, कल हमारे क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बिजली गायब रही और रोज़ का सुबह सुबह का ये हाल है कि रोज़ सुबह सुबह लाइट गायब हो जाती है। तो हमने एससी साहब को उसी दिन चेतावनी दी थी कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किए, बिजली डिपार्टमेंट को पूरे को चेतावनी दी थी, तो मुझे मजबूरन आकर के आपके घरों के तार काटने पड़ेंगे ताकि आप महसूस कर सको कि जब सुबह सुबह घर में लाइट नहीं होती है तो क्या स्थिति व्यक्ति की होती है। आपके भी बच्चों को स्कूल जाना है। मैं माफ़ी चाहते हुए कहता हूँ भाई उनके परिवारजनों से, मैं उनसे सॉरी बोलता हूँ, उनके जो अधिकारी, उनके परिवारजनों से, अधिकारियों को नहीं। भाई उनके बच्चों को थोड़ी सी आज असुविधा होगी, लेकिन वो भी थोड़ा सा महसूस करेंगे आम आदमी का दर्द। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में दिनेशपुर में भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मंडल अध्यक्ष विश्वजीत मंडल के नेतृत्व में कार्यकर्ता जो हैं वो सुभाष चौक पर एकत्रित हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला भी दहन किया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षित करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। बीजेपी नेताओं ने भारत सरकार से इस मामले में कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये हमारे देश का जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और जो है राजनीति के प्रति हम लोगों का जो त्याग बलिदान जो है हम लोगों समाज का, हिंदू समाज का रहा है, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। आज बांग्लादेश में हिंदू सनातनियों पे जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए पूरा वर्ल्ड इसमें देख रहा है और देख के मुंह बैठा हुआ है। और हमारा तो मोदी जी से यही प्रार्थना है कि आने वाले समय में अगर यही चलता रहा, कई बार लोगों ने माफी दी है, परंतु अगर यही चलता रहा तो हम मोदी जी से यही अपील करेंगे हमारे देश के युवा कि हम बॉर्डर खोल दिया जाए। अगर हमारे देश से कुछ नहीं होगा, बॉर्डर खोल दिया जाए एक बार, तो हमें ईंट का जवाब हम पत्थर से देके जरूर आएंगे, परंतु हम ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। एक एक घर रो रहा है यहाँ पे, हिंदू सनातनी जो हमारे बंगाली भाई लोग हैं, एक एक घर रो रहा है, फिर पुनरावृत्ति हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस तरह से सनातनियों के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रही है, अगर आप केवल आदेश दीजिए, अगर मैं दावे से कह सकता हूँ हमारे यहाँ जितने भी फौज है, सैनिक है और सनातनी है, 1 मिनट में बांग्लादेश को उड़ा सकते हैं। मैं माननीय गृहमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ और संघ के बड़े जो भागवत जी है उनसे भी निवेदन करता हूँ कि जब सनातनी है, सनातनी पर हम बात करते हैं तो सनातनी को किस तरह से रक्षा की जाए, ये स्वयं आप लोग जो है चिंता करने की आवश्यकता है और चिंता आपके ऊपर तथ्य की नजरों से सब टिके हुए केवल आपकी आज्ञा की। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और जो है हमारे जो आरएसएस के मुखिया भागवत जी, उनसे कि तुरंत इसको जो है एक्शन लिया जाए और जो है सनातनी की जो है रक्षा के लिए। अभी जो बांग्लादेश में कांड हुआ है ये बहुत ही कुकृत्य है और बर्बरतापूर्वक दीपू दास जिनको मारा गया है,
एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा, तो ये बहुत ही अमानवीय कार्य है। और पूरा देश इस समय जो है, हिंदुस्तान जो है इसकी निंदा कर रहा है और पूरे देश से एक ही आवाज़ आ रही है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू सनातनियों को सेव किया जाए। अगर वहाँ हम रक्षा कर सकते हैं तो रक्षा उनकी करें। मैं तो ये कहूँगा, आपके माध्यम से निवेदन करूँगा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कि जैसा पाकिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऐसा एक सर्जिकल स्ट्राइक बांग्लादेश में भी हो जाए। तभी बांग्लादेश के ये नरपिशाच लोग जिन्हें किस तरीके से कुकृत्य करते हैं, तो उनको तभी सीख मिलेगी। और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी देश की और देश की सरकार हिंदू विचारों से है और हिंदू रक्षा की बात करते हैं, तो बांग्लादेश के जहाँ जहाँ जितने बॉर्डर हैं उन सारे बॉर्डर को खोल दिया जाना चाहिए और बांग्लादेश के जितने भी हिंदू सनातनी लोग हैं उनको इस देश में शरण देना चाहिए। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।